हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 40 डेज़ और आप लोगों के साथ मैं आप लोगों की तैयारी में मदद करवाऊंगी। तो कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था वर्ड्सवर्थ के ऊपर। वर्ड्सवर्थ के 40 क्वेश्चंस लिए थे। आज मैंने जो वीडियो बनाया है उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करा है। उसमें लिटरेचर भी है, ग्रामर भी है और कोट्स भी हैं 3 सेगमेंट्स में, यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच है, ग्रामर का पार्ट है और उसमें कोटेशंस है। यानी कि एक ही वीडियो में आपको 3 चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे जो ये एफ़र्ट्स हैं, आप यकीन मानिएगा कि मेरे ये एफ़र्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेल्फलेस एफ़र्ट्स हैं। और ये मैं आप लोगों के लिए, जब मुझे बहुत सारी अच्छे और बहुत लोग मुझे जो है बड़ी उम्मीद से कहते हैं तो मैं उनके लिए ये प्रयास जो है वो कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को भाई ऑब्वियसली कुछ को चिढ़ भी होती है और ये होता है, तो चिढ़ते रहिए, हु केयर्स, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिल रही है और आप लोग जो है उस टीचर बनने के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो एक ये चीज़ याद रखिएगा कि क्या एक टीचर को दूसरे टीचर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए वो ज़रूर पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा मैं अब इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और आप लोगों के लिए जो मुझे पसंद करने वाले हैं उनके लिए मैं 40 डेज़ तक, मतलब आज से, कल से शुरू हो गया था, लगातार चीज़ें जो है वो लाती रहूँगी। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, डे 2 40 डेज स्ट्रैटेजी, 40 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीटीजीटी इंग्लिश। और यहाँ पर आप ये देखिए कि सबसे पहले जो हमने शुरू करा है वो फिगर्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करा है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। मैंने यहाँ पर इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि मैं बताती हुई चलूँगी। What a piece of work is man, the figure of speech used in this sentence is referred to as। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है जरा ये देख लीजिए। तो बात करते हैं व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। देखिए, वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मोस्टली लोग गलत लगाते हैं, लेकिन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देख के बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि शायद ये एपोस्ट्रॉफी का के लिए यूज़ किया जाता है, मगर एपोस्ट्रॉफी नहीं होता है। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है जब आप किसी को संबोधित करते हैं, अब चाहे वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से आए चाहे कॉमा से आए। तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, इसमें फीलिंग्स को बताया गया है, तो द फिगर ऑफ स्पीच इज़ एक्सक्लेमेशन। तो जिसमें फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स को बताया जाए, दैट इज़ एक्सक्लेमेशन। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है हमारी एक्सक्लेमेशन। Which of the following sentences has the figure of speech called apostrophe? इनमें से कौन से सेंटेंस में apostrophe है? Man is the measure of all things. Patriotism, what horrors are done in your name. My love is a red red rose. All that glitters is not gold. देखिए, सबसे पहले आप ये खुद देखिए कि इसमें संबोधित किसको कर रहे हैं। इसमें संबोधित किया जा रहा है पेट्रियोटिज्म को। पेट्रियोटिज्म कि तुम्हारे नाम पे, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, कि देशभक्ति के नाम, देशभक्ति देखो तुम्हारे नाम पे क्या क्या हो रहा है। तो माना यहाँ पे ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, लेकिन संबोधित किया गया है, और संबोधित किया गया है तो यही है हमारा इसका आंसर, पेट्रियोटिज्म। तो जब किसी को संबोधित करते हैं, किसी आइडिया को, किसी व्यक्ति को, किसी किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को, तो दैट इज़ नोन एज एपोस्ट्रफी, भले ही उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आए या ना आए। चलिए नेक्स्ट वो लेते हैं। The statement, namely, happiness is but an occasional episode in the general drama of prayer। ये लाइंस जो हैं वो हार्डी की लाइंस हैं। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। इसमें हैप्पीनेस को एपिसोड से कंपेयर किया गया है, जहाँ पर हम किसी चीज़ को मान लेते हैं कि ये चीज़ ये है, लेकिन कंपेयर करते हैं मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज़ नहीं करते। उस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है मेटाफर। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है आपकी मेटाफर, और
मेटाफर का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ है। हैप्पीनेस इज एन एपिसोड, हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, कि जनरल ड्रामा ऑफ पेन में एक ओकेजनल एपिसोड है। तो हमने हैप्पीनेस को कंपेयर कर दिया एक एपिसोड से जनरल ड्रामा ऑफ पेन में, यानी कि हमने किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करा, मान लिया ये चीज़ है, लेकिन उसके लिए वर्ड्स यूज़ नहीं करे, दैट इज़ मेटाफर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमिली? अभी मैंने आपको एक चीज़ बनाई जिसमें दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज़ नहीं करते, इम्प्लाई मान लेते हैं, तो इसका भी आंसर है आपका दैट इज़ मेटाफर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया? जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के को संबोधित करते हैं, चाहे कॉमा से करें चाहे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से करें, दैट इज नोन एज अपॉस्ट्रोफी। तो ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज अपॉस्ट्रोफी। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तो मिल्टन को संबोधित जो है वो किया जा रहा है। What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by words apparently? जब हम किसी को हमारा मीनिंग कुछ और होता है कहने का, लेकिन हम कहते कुछ और हैं, तो उसका क्या, उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? जैसे एक लाइन है कि yet Brutus says he was ambitious and Brutus is a nobleman and Brutus is an honorable man। जब जूलियस सीजर की हत्या के बाद जब उनको कॉन्स्पिरेटर्स मार देते हैं, तो मार्क एंटनी ब्रूटस के बोलने के बाद जब स्टेज पे आता है और वो ये बताते हैं कि जूलियस सीजर ने अपनी विल में बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है, तो उसके बाद वो एक कहते हैं कि येट ब्रूटस सेज सीजर वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पे ऑनरेबल मैन कहने का उनका मतलब बिल्कुल भी ऑनरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट छिपा हुआ है कि ही सेज हिमसेल्फ दैट he claims himself to be an honorable person, but he is not at all an honorable person, क्योंकि अगर वो होता तो had he been an honorable person he would not have killed Caesar। तो इसीलिए जहाँ पर बोलने का मतलब होता है कुछ और उसका मीनिंग कुछ और होता है, that is irony, that is irony। Now the next question is periphrases, which is a roundabout way of speech or writing, is also known as, जब घुमा घुमा कर बोला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? साधारण शब्दों में ना कहा कि जब हम गोल गोल घुमा के किसी बात को बोलते हैं, पेरीफ्रेजेस, या जिसे कहा जाता है सर्कमलोक्यूशन। अब आप इसको याद भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, लोक्वा मीन्स होता है बोलना, सरकम मीन्स होता है घुमा के, तो सरकम लोक्यूशन मीन्स घुमा कर बोलना। अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कहता है कि सामने से देखने पे ये लगता है अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मगर उसके अंदर एक सत्य छिपा होता है, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज पैराडॉक्स। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ एन अथीस्ट इज द बिगेस्ट थीस्ट, कि जो एक नास्तिक होता है वो सबसे बड़ा आस्तिक होता है, तो देखने में ये लग रहा है कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। इफ अ पर्सन इज एन अथीस्ट, ऑब्वियसली ही और शी विल ऑलवेज ट्राई टू prove his or her fact that God doesn't exist. When we believe in God, we don't need to prove. But the person who doesn't believe in God, he or she is always after God, that he is always trying to find out the existence of God. तो इसीलिए ये कहा जाता है कि an atheist is the biggest theist। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को मानते नहीं हैं तो आप उसमें लगे रहेंगे उसको देने के लिए, नो 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 इट डजंट एग्जिस्ट। तो यही चीज़ है कि जब एक स्टेटमेंट जो देखने में लगता है कि हाँ ये सत्य नहीं हो सकता, मगर जो बिल्कुल सत्य होता है उसे कहा जाता है पैराडॉक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, अगर मैंने तुम्हें एक बार बता दिया तो मैंने तुम्हें 1000 बार बता दिया। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बताता है? ये एग्जैजरेशन है, ये किसी चीज़ को एग्जैजरेट करना है, और एग्जैजरेशन को क्या बोला जाता है? दैट इज हाइपरबोल। तो ये बढ़ा चढ़ा के, भाई अगर आप एक बार किसी को बता दोगे तो 1000 बार कैसे बता दोगे? तो ये जो स्टेटमेंट है ये हाइपरबोल है। अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मेंट, इसे कहा जाता है अंडरस्टेटमेंट। जब किसी चीज को जितना वो है उससे कम करके बताना, दैट इज नोन एज अंडरस्टेटमेंट, सॉर्ट ऑफ लिटोट्स। वैसे अंडरस्टेटमेंट से जैसे कि किसी की गाड़ी को मांग के ले जाए, पूरी तोड़ दे और कहे स्क्रैच आया है, तो दैट इज नोन एज अंडरस्टेटमेंट। किसी बात को जो है उसका जितना वो है उससे कहीं कम बताना, दैट इज अंडरस्टेटमेंट। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। एक इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एंटीथीसिस क्या, ऑक्सीमोरोन क्या, पैराडॉक्स क्या। एक चीज़ देखिए, जब दो आइडियाज़ को जक्स्टापोज किया जाता है तो उसे एंटीथीसिस कहते हैं। देखिए, लव मैरिज, लव को के ऑपोजिट में लाए मैरिज, आइडियल के ऑपोजिट में लाए रियल थिंग। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एंटीथीसिस का है। जब दो आइडियाज़ को जक्स्टापोज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एंटीथीसिस। लेट्स गो टू बेड नाउ। जब इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज़ का नाम बदल देते हैं, कि स्लीप की, सोने की जगह हम उसका बेड बोल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से जब हम नाम बदल देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मेटोनमी। मेटोनमी मीन्स चेंज ऑफ नेम। तो यहाँ पर चेंज ऑफ नेम है, दैट्स वाई इट्स मेटोनमी। What is the figure of speech used in the following sentence? Friendship is a sheltering tree. फ्रेंडशिप को कंपेयर कर रहे हैं एक छायादार पेड़ से। आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटाफर का मतलब होता है कि जब हम मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ है, तो फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री। इसमें जो है फ्रेंडशिप को कंपेयर कर रहे हैं शेल्टरिंग ट्री से, इसीलिए इसमें है मेटाफर। Name the figure of speech in the following. He passed a sleepless night. देखिए, एक नॉन लिविंग थिंग या एक उसके पहले जब हम एक एपिथेट देते हैं, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी चीज़ के एक ऐसी जो ह्यूमन नहीं है उसको एक ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, तो दैट इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ये एग्जाम्पल है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट का। एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है। द फिगर ऑफ स्पीच प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सॉरो इज। प्लक फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से एक दुख जो है वो चुन के निकाला। रूटेड सॉरो, सॉरो को प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सॉरो, तो सॉरो को एक पौधे से कंपेयर कर दिया गया, तो इसीलिए ये है आपका दैट इज मेटाफर, दैट इज मेटाफर। ठीक है, अब यहां तक ये सेगमेंट खत्म हुआ फिगर्स ऑफ स्पीच का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ, अब यहाँ पर हमारा सेगमेंट, अब नेक्स्ट पार्ट बी है, ये है हमारा सेगमेंट किसका है? ये है दैट इज ऑफ ग्रामर। तो अब मैं ग्रामर में, आप देख रहे हैं रूल बेस्ड हैं, माना कि रूल बेस्ड भी देखो, रूल बेस्ड भी कराने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको करा रही हूँ। द ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड आर। देखिए, ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या है? स्ट्रेंथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये क्या है? नाउन। अगर हम इसका वर्ब बनाएंगे स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथेंस, स्ट्रेंथेंड, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये इसका क्या है? वर्ब। तो अब आप खुद देखिए, इसका आंसर है नाउन एंड वर्ब। स्ट्रेंथ इज नाउन एंड स्ट्रेंथन इज अ वर्ब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which word is used for not much or hardly any?
अगर हम इसमें से देखें तो आप ये देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जो ना के बराबर के लिए यूज किया जाता है, ना के बराबर। अब आप यहां पर देखिए लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, जितना भी है सारा। ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होने वाले डिटर्मिनर्स हैं, तो इससे खुद ही पता चल रहा है इसका आंसर है लिटिल। जैसे अगर हम बोलते हैं कि ही हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन हिज फादर्स बिजनेस, मीन्स उसका अपने फादर के बिजनेस में ना के बराबर इंटरेस्ट है। तो आप ये देखिए इसका आंसर है लिटिल। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही है। इस तरीके से करके करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ब्स लाइक बिड, मेक, सी, हियर आर यूज्ड। अगर हम बात करें तो ये जो वर्ब्स हैं, आई बेड हिम गो, आई मेड हिम, अगर हम यहाँ लिखते हैं आई मेड हिम डू ऑल द वर्क, ये जितने भी वर्ब्स हैं बिड, मेक, हियर, ये अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। अब ये बेयर इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है? बिना टू का इन्फिनेटिव। बेयर मीन्स होता है विदाउट टू। तो ये सारे जो वर्ब्स हैं ये अपने बाद लेते हैं बेयर इन्फिनेटिव, और जो ये बेयर इन्फिनेटिव होता है, बेयर का मतलब ही होता है विदाउट, तो इसीलिए ये होते हैं, ये विदाउट टू यूज किए जाते हैं। वर्ब्स लाइक बिड, मेक, सी, हियर आर यूज्ड विदाउट टू, मतलब इनके बाद जो वर्ब आता है वो बिना टू के यूज किया जाता है। चलो पहले आप लोग देख लो, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव, कंसिडर द फॉलोइंग। इनमें से ये पूछ रहा है कि विच इज करेक्ट ऑप्शन। तो आप ये देखिए, अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव, एक पार्टिसिपल जो होता है वो वर्बल एडजेक्टिव होता है। लाइक अ वर्ब इट मे गवर्न अ नाउन और प्रोनाउन, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। अब जरा मैं आपको इसको एक बताऊं, अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव। अगर हम कहते हैं, यहाँ पर हमने एक चीज़ यूज़ करी, अगर हमने फॉलिंग लीव्स, फॉलिंग लीव्स अगर हम लिख रहे हैं तो लीव्स नाउन है, उसके आगे हमने लिया फॉलिंग, फॉलिंग बना हमारा किससे? वर्ब से। फॉल प्लस आईएनजी किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, फॉलिंग लीव्स का मतलब ये है कि गिरती हुई पत्तियां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो जो ये वर्बल एडजेक्टिव है, वर्ब से बनने वाला एडजेक्टिव है। तो दैट इज, ये हमारा जो पहला पार्ट है वो बिल्कुल सही है। पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव। लाइक अ वर्ब इट मे गवर्न अ नाउन और प्रोनाउन, वर्ब की तरह ये एक नाउन और प्रोनाउन को गवर्न करता है। देखिए, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, आवाज़ सुनकर, यहाँ पर नाउन की क्वालिटी नहीं बताई जा रही है, ये वर्ब की तरह नाउन को गवर्न कर रहा है। तो हमारा ये भी पार्ट सही है और ये भी पार्ट सही है। लाइक अ वर्ब इट मे बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब, कि भाई वर्ब है तो इसे एडवर्ब की से मॉडिफाई किया जा सकता है। नॉकिंग एट द गेट, अब नॉकिंग जो है ये हमारा पार्टिसिपल है, तो इसको जो मॉडिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है? लाउडली। हाउ ही इज नॉकिंग लाउडली, तो दैट इज व्हाट? एन एडवर्ब। तो ये क्या हुआ भाई? ये भी हमारा पार्ट सही है। लाइक एन एडजेक्टिव इट मे क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, कि भाई जैसे मैंने बताया कि भाई एडजेक्टिव की तरह ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है। देखिए, लाइक एन एडजेक्टिव having rested the man continued, like it may qualify a noun or pronoun, having rested
द मेन कंटिन्यूड देयर जर्नी। तो ये भी जो है हमारा भाई एडजेक्टिव की तरह, इट मे क्वालिफाई अ नाउन, एडजेक्टिव की तरह ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी वर्बल एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आगे देखिए, लाइक एन एडजेक्टिव इट मे बी कंपेयर्ड, कि भाई एक एडजेक्टिव की तरह से कंपेयर भी किया जा सकता है। एजुकेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर टाइम, अब इसमें कर रहे हैं प्रेसिंग नीड, इसको कंपैरिजन में यूज किया जा सकता है, इट मे बी कंपेयर्ड प्रेसिंग नीड। तो बिल्कुल जो है सही है कि भाई, तो ये सारे ही पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरह कहता कि जेरेंट क्या है, तो सीइंग इज बिलीविंग है, इसमें क्या है, तो जेरेंट वर्बल नाउन के रूप में उसमें पूछा गया था, तो जो पार्टिसिपल है दैट इज वर्बल एडजेक्टिव। The gerund has the force of a noun and a verb and it's a verbal noun, कि एक gerund में जो force होती है वो verb भी है noun भी है। जैसे अगर हम यहाँ पे कहते हैं seeing is believing, सीइंग इज बिलीविंग, तो यहां पर आप ये देखिए क्या नाउन जो है वो काम किसका करता है, जवाब देता है व्हाट का। तो जो जेरेंड है वो वर्ब से बनता है, काम किसका करता है, नाउन का करता है, इसीलिए वो वर्बल नाउन है। ये बात बिल्कुल सही है। द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैज द फोर्स ऑफ एन एडजेक्टिव एंड अ वर्ब, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जो फोर्स होती है वो एडजेक्टिव की होती है और वर्ब की होती है। जी बिल्कुल है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जब हम कंटिन्यूस टेंस के साथ करते हैं तो वो वर्ब बन जाता है, और अगर नाउन के पहले लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या है, द प्रेजेंट जब हम उसे कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज करते हैं तो वो वर्ब हो जाता है, जब उसे हम नाउन के पहले लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये वर्बल एडजेक्टिव भैया दोनों ही ठीक हैं, तो बोथ आर करेक्ट। सी जो है हम इसका आंसर लगाएंगे। द नेक्स्ट वन इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड। एक वर्ड जो मॉडिफाई करता है उसके मीनिंग में और मीनिंग जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं। अगर हम वर्ब में जोड़े स्पीक अलाउड, स्पीक हाउ, अलाउड, एडवर्ब, हाउ का जवाब दिया। अगर एडजेक्टिव को करता है वेरी ब्यूटिफुल, हाउ मच ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, दूसरे एडवर्ब को ही करता है, तो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं दैट इज एन एडवर्ब। एक एडवर्ब है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो इसका आंसर है एन एडवर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फी, ऑटो, डिया, हेमी, होमो, मोनो, पैन, पैरा, पेरी, फिलो, प्रो, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये कौन से प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस यानी कि जो पहले लगने वाले हैं, जैसे हेमीस्फेयर, होमोसैपियंस, एम्फीबियंस। तो ये जो है हमारे ये सारे के सारे ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं। दीज आर ग्रीक प्रीफिक्सेस, ये ग्रीक प्रीफिक्सेस हैं, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगने वाले। आई नो कि ये बताने वाली चीज़ नहीं थी मगर फिर भी मैंने बता दी। सेंटम इज अ लैटिन रूट विच मीन्स, सेंटम सेंचुरी, सेंटेनरी, तो सेंटम जो रूट है वो क्या बताता है। तो अब इसका बहुत सिंपल है कि इसका आंसर है दैट इज 100। सेंटम मीन्स 100। क्रेस्को इज अ लैटिन रूट विच मीन्स, देखिए इसको बड़ा अच्छे से याद करने का एक तरीका भी है। क्रेसेंडिंग मून कहते हैं, ग्रो करता हुआ, तो क्रेस्को मतलब होता है आई ग्रो, तो इसको जो है ये भी लैटिन रूट है और इसका मतलब है आई ग्रो, बढ़ना।
वल्गस, ये भी जो वर्ड है इसका जो मीनिंग है वल्गस, वल्गस का मतलब क्या होता है? द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज वल्गस, द कॉमन पीपल। वल्गस जो रूट वर्ड है, इसका जो मीनिंग है दैट इज कॉमन पीपल। अब ये देखिए, अब ये हमारा सेगमेंट 2 खत्म होता है। नाउ देयर इज सेगमेंट 3। तो अब आप खुद ही देखिए कि पहला सेगमेंट में हमने 15 फिगर्स ऑफ स्पीच करी, फिर आई थिंक 10 क्वेश्चंस ग्रामर के थे जो मिक्स थे। जिस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, भाई हो सकता है एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं, पता नहीं आपको ये फ्रूटफुल लगेंगे या नहीं लगेंगे। बड़ी मेहनत से हम लोगों ने ये तैयार करे हैं, क्योंकि आप ये जान सकते हैं ये सब काम मुझे करना नहीं आता है, ये मेरी जो है वो टीम करती है कि ये सारा तैयार करके देना और सब कुछ करना। तो जो है बहुत मेहनत से हम लोग ये काम करते हैं। अगर आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल ये होता है तो बहुत खुशी होगी हमें कि हम आपके किसी भी काम जो है वो आ सकें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, जो कि मैंने कल वर्ड्सवर्थ पढ़ाया था। तो ये कुछ मैंने जो कोट्स हैं वो वर्ड्सवर्थ की ही इसमें ले ली हैं। Our birth is but a sleep and a forgetting, not in entire forgetfulness and not in utter nakedness, but trailing clouds of glory do we come। मुझे मालूम है ये लाइंस कई बार आ चुकी हैं, तो चला इनका देख लेते हैं। Our birth is but a sleep, बर्थ को कंपेयर करा है स्लीप से, तो फिगर ऑफ स्पीच हो गया मेटाफर कि हमारा जन्म और कुछ नहीं एक स्लीप है। तो आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग नॉट, अब ये देखिए एंड अ फॉरगेटिंग कि एक स्लीप है और भूल जाना है, तो कंपैरिजन करा है मेटाफर। नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस, कि ना तो पूरी तरीके से हम सब कुछ भूल जाते हैं, ना पूरी तरीके से हम जो है सब चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं, बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, कि हम जो है वो क्लाउड्स पर, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, कि हमारी जो आत्मा है दैट कम्स फ्रॉम द अबोर्ड ऑफ गॉड। तो यहाँ पे ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, तो यहाँ पर इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। और ये लाइंस हैं ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी ओड, जो कि वर्ड्सवर्थ की पोएम है जिसमें उन्होंने अपना फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये इसकी लाइंस हैं, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। ये जो लाइंस हैं, ये पोएम देखिए, स्कॉन नॉट द सोनेट क्रिटिक, क्रिटिक को संबोधित किया जा रहा है। ओ क्रिटिक डोंट स्कॉन द सोनेट, कि उस क्रिटिक सोनेट को स्कॉन मत करो, सोनेट से घृणा मत करो। यू हैव फ्राउंड, कि तुम जो है तुमने त्योरियां चढ़ाई हैं, माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स। यू सिंपली डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सोनेट, कि तुम ऑनर सोनेट की वैल्यू ही नहीं समझते हो। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड, सोनेट को कंपेयर करा है की से, कि इस की से शेक्सपियर ने अपना दिल खोल के रख दिया था। तो फिर देखिए इसमें भी मेटाफर का यूज जो है वो किया गया है। ये लाइंस हैं स्कॉन नॉट द सोनेट के। नाउ द नेक्स्ट वन इज वी वंडर एट आवरसेल्व्स लाइक मेन बिट्रेड, कि वी वंडर एट, आप देखिए लाइक आ रहा है, वी वंडर एट आवरसेल्व्स, कि हम खुद पे ही जो है आश्चर्यचकित होते हैं। लाइक मेन बिट्रेड, जैसे कि हमें धोखा दिया गया हो। सिमिली सफरिंग इज परमानेंट ऑब्सक्योर एंड डार्क, केवल जिंदगी में क्या है? सफरिंग, जो परेशानी, ऑब्सक्योर, परमानेंट, ऑब्सक्योर एंड डार्क एंड हैज नेचर ऑफ इन्फिनिटी, दुरूह है, बहुत ही डार्क है, और सफरिंग की ही जो नेचर है वो कैसी है? इन्फिनिटी, यानी कि अनंत काल तक। तो सफरिंग हैज़ नेचर ऑफ, सफरिंग की नेचर जो है वो कैसी है? इनफाइनाइट है। तो वी वंडर एट आवरसेल्व्स लाइक मेन बिट्रेड, कि हम यहाँ पर खुद, वी वंडर, हम खुद को देखकर ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमें धोखा हुआ हो। ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, सफरिंग ही है, केवल सफरिंग ही परमानेंट है, वो बिल्कुल एक अंधेरी, और ऐसा लगता है जैसे ये इनफाइनाइट है। तो सफरिंग को बताया गया है कि सफरिंग इज़ परमानेंट। तो ये आप देख रहे हैं इसमें फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली।
ये लाइंस ली गई हैं, द वाइट डो ऑफ राइलस्टोन और द फेट ऑफ द नॉर्टन्स। ये देखिए, ये जो लाइंस हैं, द टेबल्स टर्न, जो वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि स्टॉप स्टडिंग बुक्स, क्योंकि बुक्स में वो सब चीज़ नहीं है जो नेचर के पास मिलती है। उन्होंने अपने एक फ्रेंड मैथ्यू को ये कहा है कि बुक्स को छोड़ दो, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, कि तुम लाइट ऑफ थिंग्स यानी कि नेचर की गोद में आओ, चीज़ों को वैसे देखो जैसे वो हैं। लेट नेचर बी योर टीचर, नेचर को अपनी टीचर बना लो। पर्सोनिफिकेशन, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, कि एक इम्पल्स तुम्हें जो सुगंधित जंगलों से मिलेगी, मे टीच यू मोर ऑफ मैन। कंपैरिजन किया जा रहा है, सिर्फ कंपैरिजन है कि एक सुगंधित जो वुड्स हैं वो तुम्हें, एक जंगल तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं जितना इंसान तुम्हें नहीं सिखा सकते। तो इसमें कंपैरिजन है। और ये पोएम की लाइन से किस में से ली गई हैं? टेबल्स टर्न में से। ये सॉलिटरी रीपर है, ये वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है सॉलिटरी रीपर, जिसमें जो उनके स्कॉटलैंड के टूर के दौरान उन्होंने लिखी थी। और इसमें जो लड़की है वो गेलिक भाषा में गा रही है। तो उन्होंने इसमें कहा है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट। इसमें कंपेयर करा है उन्होंने उसको नाइटिंगेल से, कहा है कि किसी नाइटिंगेल ने भी डिड एवर चैंट, कि इतने अच्छे गीत नहीं गाए होंगे। मोर वेलकम नोट्स, कंपैरिजन किया जा रहा है उसका नाइटिंगेल से। कंपैरिजन में अभी आपको बार बार मैंने बता दिया कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है। मोर वेलकम नोट्स, इतने स्वागत करते हुए गाने, टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, कि जो पथिकों के थके हुए ग्रुप के लिए इतने अच्छे गाने तो किसी नाइटिंगेल ने भी नहीं गाए होंगे। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा नहीं? इंटेरोगेशन, कि कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है? परहैप्स, खुद ही जवाब देना। द प्लेंटिव नंबर्स, कि शायद वो कुछ ऐसे गाने गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों को याद कर रही है, उन पुराने बैटल्स को याद कर रही है, उन पुरानी चीज़ों को याद कर रही है जो बहुत लंबे समय पहले बैटल्स लड़ी गई थी। तो ये है आपकी ये पोएम जो है सॉलिटरी रीपर, ये एक बैलेड है। और इसमें जो है बैलेड भी है, लिरिक भी है, क्योंकि इसमें जो है एक कहानी कहती हुई भी है और इसकी लिरिक की भी क्वालिटी है। तो सॉलिटरी रीपर पोएम की ये लाइन्स हैं। Soft is the music, not love nor war. Soft is the music that would charm forever. कि वो म्यूज़िक बहुत सॉफ्ट है जो हमेशा हमें चार्म करता है। The flower of sweetest smell is shy and lowly. देखो, इसमें एक उन्होंने जो एक बिल्कुल जो है सत्य बात जो है वो बोली है कि वो म्यूज़िक सबसे ज़्यादा हम पे प्रभाव डालता है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। द फ्लावर ऑफ स्वीटेस्ट स्मेल, कि जो सबसे खुशबूदार फ्लावर होता है वो बिल्कुल शाय होता है और बिल्कुल अकेला होता है। तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ कि इसमें जो है ये पैराडॉक्स की तरह ही है, क्योंकि इसमें एक कि होना तो ये चाहिए कि जो तेज़ म्यूज़िक हो वो प्रभाव डालना चाहिए, जो वो बहुत चमकीला फ्लावर हो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होनी चाहिए। मगर ये बात ही कही जा रही है कि जो म्यूज़िक बहुत सॉफ्ट होता है वो हमारे पर दिल से प्रभाव डालता है। जो फ्लावर बहुत ही ज़्यादा शाय होता है उसकी स्मेल सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक। आई होप कि आपको जो है वो मेरी कोशिश जो है वो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।